हेलो। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। नाश्ता करे हैं तुम लोग? नाश्ता करके आ गए? चाय पी के आ गए? तुम गए तो थे नाश्ता करने। अच्छा। मैं तो पोहा खा के आया था। हम राजस्थान इंदौर वाले पोहा ही खाते हैं नाश्ते में। घर पे रहते तो आलू पराठे। हेलो जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। बजाज साहब। शिफा, शिफा जी। कमल भगत। माही सिद्दीकी, हेलो सर, हैप्पी वाला मॉर्निंग। माही, हैप्पी मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री कृष्ण। चलिए, आवाज़ आना शुरू हो चुकी है क्या आप लोगों को? मैं चेक कर लेता हूँ। आवाज़, यस, आवाज़ आ रही है। तो क्या बोल रही पब्लिक? शुरू करें क्या? हाँ, रहना, तुम छोड़ दूँ? क्या करेगा फिर? तो एनएसपी करेगा नीचे जाके। नैन सुख प्राप्ति। अभी गया था नाश्ता करने, एनएसपी करके आ गया। बोलता है मेरा तो हो गया। इसी से पेट भर लियो रामखोर। ओह, गंदी नजर तुम्हारी, सोच हमारी। वाह। खुदा बचाए इन नापाक इरादों से। चलो, तो शैल वी स्टार्ट? तो मैं पूछ रहा था कि आ, कुछ पूछ रहा था सर, एक क्वेश्चन है। चेक पेबल टू ऑर्डर है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अ- अभी अभी हम चेक पे आए नहीं है, चेक पे आएंगे तो आपका क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सर ये लेक्चर सब फ्री है। अरे बिल्कुल फ्री है यार। विश्वास नहीं होता? ओ माय गॉड। हाँ, निधि होता है। सर आपकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत अभी ठीक है यार। ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए आज मैंने कुर्सी नीचे नहीं रखी है। इसलिए बैठने का ही मन है, आज बैठ के ही बात करेंगे। चलो, तो आज कौन, कितने लोग ऐसे हैं जिनका पहला दिन है यार? अच्छा, तुम तीन ही हो क्या? और अपन लोग रेगुलर है। अच्छा, तुम लोग जो छुट्टी मारे थे ना एक दिन, और अगले दिन तुम्हारी वजह से मैंने सारी क्लास की छुट्टी कर दी। सिर्फ तुम लोग की वजह से। सोचो मतलब कितना सोचते हैं इन लोग के लिए। कितने अच्छे होते हैं ना अपन लड़के। मैं नहीं बीमार था, इन्होंने बोला कि वो बेचारी कुछ लड़कियां नहीं आ रही हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। हाँ, तू तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बे। दुनिया भर की सारी बदमाशियां तेरे अंदर ही हैं। ओके। हाँ, तबीयत थोड़ी डाउन ही थी सैटरडे। इवन फ्राइडे को भी नहीं था इतना ठीक, तो फ्राइडे को सिर्फ लिख, आपने लेक्चर देख लिया था वैसे, लिख लिया था, कुछ लिखवाया था? तो ज्यादा पढ़ाया कहाँ उस दिन? उस दिन सिर्फ लिखवाया था शायद, है ना? चलो, तो आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 3 दिन हो गए यार छुट्टी, मजा ही नहीं आया जिंदगी का। नहीं तो संडे को मैं सोचने, अरे संडे का क्या हुआ? आपका संडे हुआ? कितना घंटा? ये तो बोल रहे नहीं हुआ। ऑनलाइन मजा नहीं आया। लाइव में तुझे इसलिए मजा आता है क्योंकि तुझे ब्रेक मिलता है।
एनएसपी होती है, बड़ा है। चलो, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमने स्टार्ट किया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो शब्दों से मिलकर बन। अरे तुमने कभी पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? तुम तीन पीछे, अरे यार तुम नहीं क्यों बोल रहे हो, ऐसे मत करो ना। बेटा मैं मुर्गा बना देता हूँ, तेरे को पता नहीं मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। आप तीनों वहां से उठ के ना ये साइड आ जाओ, तो आप मेरे को दिखते रहोगे। चलो वहीं बैठे रहो यार, ये हरामखोर पढ़ने नहीं देगा तुम्हें। नहीं, उधर ही रहने देते हैं, वो ये तंग करेगा उनको। अरे उधर क्यों बैठ रहे हो तुम? हाँ, इधर आ जाओ या वहीं बैठे रहो। हाँ, उधर ही रहने दो ना। हाँ, चलो, तो हाँ, तो हम लोग ने, तुम आगे नहीं आ सकती हो? तुम आजा बहन, आगे आजा। तो हम लोग ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था, और इसमें हमने ये बात देखी थी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है नेगोशिएबल, और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ओके, ओके। इसमें तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स है, इसमें तीन तरह के डॉक्यूमेंट्स अपन ने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? एक, प्रोमिसरी नोट। दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा, चेक। प्रोमिसरी नोट के बारे में हमने बात किया था, ये एक प्रॉमिस टू पे या अंडरटेकिंग टू पे होता है। हाँ या हाँ? अच्छा, इसमें जो मेकर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है उसे पैसा चुकाना होता है, और पेई ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि दो पार्टीज होती है, एक मेकर होता है और दूसरा पेई होता है। ठीक है, मेकर पेई। अच्छा, इसके साथ फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखी थी, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कुछ ऐसे देखा था। फिर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा बहुत हमने टाइम पास किया था, लाइक एक सिर्फ छू के देखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। कि भाई एक पार्टी ने लिख के दिया, दूसरी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, और फिर उसका एंडोर्समेंट। तो अच्छी चीज ये थी कि हमने एंडोर्समेंट भी पढ़ा था। न सिर्फ हमने टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट पढ़ा, बल्कि हमने नेगोशिएशन बैक भी पढ़ा था। यस, ओके। इसके अलावा फिर हमने बिल, बस, नहीं और क्या पढ़ा? नहीं, हमने बात किया था ना कि इंडोर्समेंट कैसे कैसे होता है, तो अपन ने बोला था कि यार ये या तो सिर्फ डिलीवरी से हो जाता है, या फिर साइन एंड डिलीवरी से। एक मिनट, आप तीनों ने पढ़ा है कभी नेगोशिएबल? एकदम पीछे लास्ट, पहली बार है? तो आपको तो मैं फिर बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रहा हूँ, है ना? कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। क्या मैं पूछ लूंगा, तू चक्कर मत रहना, हमारे यहाँ बेइज्जती बहुत होती है। समझ रहा है ऐसे क्योंकि तू अभी पीछे बैठा है ना, इतनी सारी लड़कियां, तो तेरे को लग रहा है कि मैंने बोला नहीं समझा, तो पीछे देखेंगी लड़की, ओ माय गॉड इस लड़के को तो कुछ नहीं आता। हु इज दैट गाय जिसे कुछ नहीं आता? ये इसकी जल रही है। चलो, जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ वही तो, कितना कितना ध्यान रख रहा है वो भाई का, है ना? चलो, आप लेक्चर वन से स्टार्ट कर दिया था अपन ने। लेक्चर वन टू थ्री, दो तीन लेक्चर हुए, एक एक घंटे सवा सवा घंटे के, डेढ़ की स्पीड से देख सकते हो। तो निशुल्क है, आप उसको ऐसे क्लिक करते हैं तो दिखता है। फ्री है, फ्री। निशुल्क, शुल्क मतलब फीस होता है, निशुल्क मतलब होता है जिसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, आप एक च्युइंगम खरीद सकते हो, उसको खाते खाते भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ, और उसमें भी ब्रश करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजअप तो उसी के अंदर आता है। ठीक है ना? ऐसा मैंने सुना था कि कुछ बच्चे च्युइंगम बड़ा पसंद करता है। वो मैं चेक ही कर रहा था, मैंने कहा आज खाई है नहीं खाई है। चलो, तो आगे बढ़े।
इसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ, हाँ हमने बात किया था, एक एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डिलीवरी से खत्म हो जाता है। ऑर्डर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट साइन एंड डिलीवरी से नेगोशिएट होता है, जबकि बेरर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डिलीवरी से हो जाता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब, पिक्चर की टिकट का एग्जांपल लिया था अपन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से बाहर आ गए थे। और पिक्चर का टिकट होता है, पिक्चर का टिकट मैंने खरीदा और मैंने आपको दे दिया तो वो आपका हो गया, आपने इनको दे दिया इनका हो गया। क्या पिक्चर के टिकट पे साइन करने की जरूरत है? नहीं है। तो ये सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? बेरर इंस्ट्रूमेंट। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में हमने घर के कागज की बात की थी कि मेरे घर के कागज अगर मैं आपके हाथ में दे देता हूं तो घर आपके नाम नहीं हो गया जब तक मैं साइन नहीं करूं। तो साइन एंड डिलीवरी करने से होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ये दो तरह के नेगोशिएशन अपन ने देखे थे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये अपन ने दो पढ़े थे तो नीचे देखा कि अरे यार ये तो 6 में से 2 हो भी गए। अपने टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल ऐसे 1 2 3 4 5 6 देखे थे, 6 में 2 ये थे। फिर 2 थे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा था कि कुछ तो होता है, वो कुछ क्या था? इंडिया में लिखा हो, भारत में लिखा हो, पेबल भारत में हो, या फिर भारतीय रेसिडेंट पर लिखा हो, भारतीय रहवासी या भारतीय निवासी पर लिखा हो, तो अपन उसको क्या कह देंगे भाई साहब कि ये एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। और जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो सभी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो 2 ये खत्म हुए थे। उसके बाद 2 और बचे थे, और वो 2 क्या थे? एक, हाँ वो 2 में बात थी, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या था वे? इनकोएट क्या था? तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना? फर्स्ट में ऐसे करते ना तो अगले अटेम्प्ट में मजा नहीं आता, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते तो अगले अटेम्प्ट में बहुत मजा आता है। नहीं लगेगा? बहुत बढ़िया। तो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बता जल्दी, आप बताओ भाई पब्लिक। इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट किस सेंस में होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। पर्टिकुलर नहीं होता किसको ट्रांसफर करना है, पर्टिकुलर नहीं होता फिगर कितना है, कुछ भी पर्टिकुलर अगर उसमें छोड़ दिया है तो उसे इनकम्प्लीट कहते हैं। लेकिन जनरली हम लोग किसको लेकर चलते हैं? फिगर को लेकर चलते हैं, अमाउंट को लेकर चलते हैं। तो फिगर पे ध्यान दो, रामखोर। अमाउंट पे ध्यान दो, रकम पे ध्यान दो, पैसा। इसको कौन समझा है? इसका नाम क्या है? ये क्या गए चिन्ह कार्य चिमन्या, आप बगंडले मोत्याचा दाना, बघू बघू बघू। हा, छान आहे भाई, ठेवायचं कुठे? चलो, इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट में फिर हमने 2 बातें देखी थी इनकम्प्लीट में। अच्छा देखो, एक सीधी सी बात, कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि वो नहीं, लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए। मराठी बहुत टफ है क्योंकि उसमें संस्कृत से ही निकली ऐसा लगता है, क्योंकि संस्कृत के बहुत सारे शब्द इसमें, शब्दों का समावेश है। अब मैं, मेरी पैदाइश राजस्थान की है, पूरा ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ उधर हुआ। फिर मैं सीए करने के लिए इंदौर आया, यानी कि मारवाड़ी एरिया राजस्थानी, हमारे उधर मारवाड़ी लैंग्वेज चलती है, राम राम सा ऐसे हम अभिवादन करते हैं लोगों का। इंदौर मालवा क्षेत्र है, वहां पर मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई है, सीए की, सीए वहां से किया, फिर काम भी उधर किया, पढ़ाया भी उधर। इधर बहुत कम समय हुआ। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट जैसे मराठी सॉन्ग्स में है, डांस ट्रैक्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत है, तो अगर मेरे को वो चीज़ें याद हो रही हैं और फिर मैं उसका अर्थ भी जानने की कोशिश करता हूँ, जैसे तेरी मेरी शादी का फटाका फूट रहा है, वो गाना है ना, तुझ्या माझ्या लग्नाच्या, तुझ्या माझ्या लग्नाच्या फटाका फुटला, है ना? तो
इंटरेस्ट होगा ना तो लैंग्वेज लर्न होगी। इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी है। अभी मैं आप प्रैक्टिकली सोचो यार, मतलब नॉन मराठी बंदा, अगर मराठी को बहुत बहुत वक्त थोड़ी हुआ है मेरे को, लेकिन सीख रहा हूँ। अभी तुम मांडी सिखाए तो मांडी भूला क्या मैं? हाँ। तो ये चीज को ना, इस चीज को आप ये बहाने की लिस्ट से ही निकाल दो इसको, कि लिखना नहीं आता, उसके लिए प्रैक्टिस चालू करो खुद से। प्रैक्टिस कैसे? ये चैप्टर खत्म होते ही मैंने आपको क्वेश्चन शीट दे देनी है इसकी, और सारे वैसे क्वेश्चन होंगे जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन शीट मैं आपको दे दूंगा, इधर बैठ के अपन डिस्कस करेंगे। इधर बैठ के डिस्कस करेंगे, और शीट दो होंगी, एक क्लास वर्क होगी, एक होमवर्क होगी। क्लास वर्क ऐसी होगी, जैसे मान लो टोटल 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे ना, वो क्लास के अंदर नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है। मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिखवाने हैं पूरे। डिस्कस पूरे 40 करेंगे भाई। डिस्कशन करेंगे कि यार ये क्वेश्चन ही कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप बोलोगे जवाब, वहां पे छोटा सा कमेंट लिख देंगे कि यार इसका आंसर, क्योंकि क्या है, इसका जवाब हाँ या ना में होता है, लेकिन लिखना 4 नंबर में होता है साला। बात समझ में आ रही है? जवाब एक लाइन का होता है। अगर आपने एग्जाम दिया, आपका एक अटेम्प्ट हो चुका है, पीछे लास्ट तीनों, है ना? तो पूरा अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहली समस्या तो ये, सारा क्वेश्चन ही नहीं समझ आता कि क्या कह रहा है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि ये जो अपन समय खराब करते हैं ना, ये अपन डॉक्यूमेंट्स को या मॉड्यूल को हम पढ़ते ही नहीं है। तो एंड में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ऊपर से फिर अपन एक मिथ बाजार में निकाल देते हैं कि यार लॉ का लैंग्वेज टफ। लॉ का लैंग्वेज टफ नहीं होता, हमने साथ साथ मेहनत नहीं की। अगर आप साथ साथ पढ़ना चालू कर, अभी देखो मैंने आपको कागज दिए हैं, देखो दिख रहा है कितना सुंदर है, देखो दिख रहा है कितना सुंदर है, देखो दिख रहा है, नहीं है सुंदर? अच्छा, बाकी लोग को तो लग रहा है। देख, तेरी आंखें ही गंदी, तू इतनी क्या सुंदर लग रही है वे? मॉड्यूल सुंदर है तो मॉड्यूल से पढ़ो। मॉड्यूल तो बेस्ट है फिर यार। मैं तो डे वन से आपको बोलता हूँ कि मॉड्यूल, मेरे ख्याल से उस समय भी मैंने कहा था जब आपका वो था, क्या बोलते हैं उसको, जो एकदम भाग के कराते हैं, मैराथन, मतलब स्पीड में होता है। हाँ, जिसको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि यहां पर डिस्कशन होगा, यहां पर पूरी पूरी लाइन एज इट इज तो लिख के प्रैक्टिकेबल ही नहीं है कि लिखा जाए। यहाँ पे तो सिर्फ पिक मार्क्स आपको दिए जाएंगे कि यहाँ से पिक करो, यहाँ से पिक करो, ये कॉन्सेप्ट है, ये कहानी है। अब वहां की लैंग्वेज, और फिर क्या होता है कि वहां की लैंग्वेज समझ में आती है ना, तो एज इट इज उठा के वो क्या करता है, एग्जाम में रखता है क्वेश्चन में। तो आपको देखते ही लगेगा भाई तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन वो लैंग्वेज पढ़ा ही नहीं आपने। आप सिर्फ रिवाइज करके चले गए अपने कागजों से, तो प्रॉब्लम वही आई ना कि क्वेश्चन ही नहीं आप पकड़ पाए, समझ पाए। आज एसी बंद है कि चालू है यार? गर्मी लग रही है। 24 कम ही तो होता है, और कितना चाहिए? थोड़ा और कम करूं? तेरी गर्मी में दूसरे तरीके से निकाल दूंगा, तू चिंता। इसको बहुत गर्मी है। क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू डाउनलोड द नोट्स। चलिए, लस्सी, लस्सी, अमूल की लस्सी, इसको कैसे पता यार? चलो ठीक है, इसने मेरे को नीचे देख लिया होगा। चलिए, हाँ, इनको सुनो ना, अपन देखो कितनी बातें करने लग गए ये लिख के, लेकिन आप थोड़ा सा गो थ्रू करना चालू करो अभी ना। इनकोइड इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, और इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो क्या बात होगी? अब इसमें जैसे अपन ने बात किया था कि अगर कोई ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है, ब्लैंक, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और ब्लैंक चेक, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है, ब्लैंक चेक दे दिया जाता है। अब दो बातें होंगी, स्टाम्प लगा होगा, स्टाम्प ड्यूटी लगी होगी, ये स्टाम्प ड्यूटी
नहीं लगी होगी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगी है तो वैसे ही इनवैलिड हो गया, बराबर। लेकिन अगर स्टाम्प ड्यूटी लगी है तो फिर दो बातें होंगी, ऑथराइज कितनी वैल्यू के लिए किया है। चलो, दिख रहा है क्या? अब मैं बोलूंगा देखो कितनी अच्छी राइटिंग है, तो ये हरामखोर बोलेगा नहीं मेरी ज्यादा अच्छी है। ये देखो, ब्लैंक इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, इनकम्प्लीट जो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है। मैं इसको एक बार फिर से इसलिए ले रहा हूं कि इसके ऊपर केस बनेगा, ये तय हो चुका है, ये क्वेश्चन छप चुका है, मान के चलो आप, बराबर, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे। इनकम्प्लीट ब्लैंक है, थोड़ा तेज लेंगे क्योंकि अच्छे से किया है अपन ने। ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट या ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक मतलब मैंने आपको एक चेक लिख के दे दिया और फिगर के लिए आपको बोला कि फिगर इसमें आप फिल कर लेना, आपने बोला ठीक है। मैंने आपको कितनी फिगर के लिए ऑथोराइज किया? मान लो 2 लाख रुपए के लिए ऑथोराइज किया, आपने उसमें कितना भर लिया? 3 लाख रुपए। तो बैंक आपको कितने दे देगा? बैंक को क्या पता कि कितने के लिए ऑथोराइज किया? मैंने आपको चेक लिख के दिया कि ये ले, और तेरा जो हिसाब बनता हो वो तू इसमें लिख लेना और पैसे ले लेना। मेरे हिसाब से 1,95,000 से 2 लाख, 2,000, 2 लाख 3,000 के बीच में। तो मेरी नजर में 2,10,000 से ज्यादा तो आप भरने वाले हो नहीं, आपने 3 लाख भर दिया, यानी कि ऑथोराइज्ड फिगर से ज्यादा फिगर आप भर लेते हो। तो अच्छा, आप चेक में 3 लाख भरो, 5 लाख भरो, 50 लाख भरो, आप बैंक के पास गए, बैंक ने तो पेमेंट कर देनी है भाई, बैंक की कोई गलती नहीं है। अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है तो बैंक की कोई गलती नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है तो बैंक की कोई गलती नहीं है। अगर वही टॉपिक अपन दोबारा से ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई तो नई बात लेनी पड़ेगी। अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है तो बैंक की कोई गलती नहीं है, लेकिन पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया तो फिर बैंक जिम्मेदार होगा नुकसान का। अगर अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अगर बैंक ने, ओ तेरी, ओ माय गॉड, और जल्दी आया करो और जल्दी। अगर बैंक ने पेमेंट इन ड्यू, अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? बैंक ने चेक को देखा और बैंक को लगा कि यार ये चेक तो एकदम ठीक है, चेक पे साइन मैच किए, मिसमैच भी नहीं है। जो बंदा खड़ा है पैसे लेने आया, उसने बोला भाई साहब पैसे दे दो, तो वो तो पैसे लेने कोई भी आएगा, अगर मान सेल्फ चेक समझते हैं जिसमें कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो बंदा कोई भी लेने आएगा तो उससे चेक के पीछे एक दो बार साइन कराते हैं। कभी किसी ने निकाला, विड्रॉ किया बैंक से? कितने लोग ने किया, हाथ खड़ा करो। कैश क्या प्रोसीजर होती है? चेक अपन लेकर जाते हैं, अगर रश होता है तो टोकन देके बिठा देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अपन चेक देते हैं, वो पैसे देते हैं, तो साइन कराते हैं क्या? एक बार कराते हैं, फिर दूसरी बार भी कराते हैं, 2 बार साइन कराते हैं और दे देते हैं। आपसे कोई सवाल जवाब करते हैं क्या? कुछ सवाल जवाब नहीं करते हैं। बैंक की क्या गलती है यार, बैंक ने पेमेंट कर दिया तो इसे कहेंगे बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया। लेकिन अगर बैंक के पास एक शक करने का एक भी कारण है, जैसे प्रैक्टिकली सोचो ना, मेरी चेकबुक साइन कर रखी थी और मेरा चेक घूम गया, मेरी चेकबुक साइन की हुई थी और मेरा मान लो मुझे किसी को 10 चेक देने थे, 10 चेक देने थे, तो मैंने 10 साइन वाइन करके रख लिया। अब वो पार्टी आएगी तो फिर मैं उससे पूछ लूंगा कि किसके नाम का लिखना है। इतने में मैं गया लंच करने, लंच करके वापस आया तो उसमें से 2 लीफ गायब है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और पार्टी भी नहीं आई। पार्टी ने बोला मैं अगले हफ्ते आऊंगा, तो मैंने एज इट इज डायरी उठा के अंदर रख ली। मुझे ये नहीं पता कि ये 10 में से 2 गायब हैं इसमें। होता है ऐसा कई बार। अब कोई स्टाफ निकाल के ले गया, उसने उसने क्या किया, उसके अंदर फिगर विगर कुछ डाल के या नाम वाम डाल के अपना भर के और बैंक को दे दिया। अब फिगर उसने ज्यादा बड़ी लिख दी, उसने 10 लाख लिख दिया। अब 10 लाख रुपए कभी मैंने कैश निकाला ही नहीं, उसने 10 लाख लिख दिया। बात समझ में आ रही है? अब 10 लाख लिख दिया तो
कैशियर के पास आया तो उसने बोला 10 लाख रुपए। तो कैशियर अपने को जानता है कि अपना स्टाफ कौन आता है, लेकिन ये तो कोई दूसरा बंदा आया है। तो कैशियर को पहला डाउट हुआ कि यार किसके सर ने भेजा है, क्या सर ने भेजा है, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ लगा। पर फिर कैशियर को लगा कि यार अब अपन साहब चिल्लाएंगे, कोई क्या मतलब है, अपन तो पेमेंट कर दो। उसने पेमेंट कर दिया। जैसे ही मेरे खाते से पैसे निकल के उसके मेरे खाते से पैसे निकले, पैसा तो गया, अब मुझे पता ही नहीं है कि पैसा गया कहां, क्योंकि कैश विड्रॉ हुआ है। अरे भाई, मेरे खाते से अगर आपके खाते में जाएगा तो मुझे ये तो पता रहेगा ना कि पैसा आपके पास गया है, लेकिन अगर मेरे खाते से कैश विड्रॉ होगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि पैसा कहां गया है। तो मैं तो बैंक के सिर पे चढ़ जाऊंगा, 10 लाख किधर गया वे। तो बैंक ने बोला कि आपके ये देखो आपका चेक, तो चेक देखा, चेक तो मेरा ही है। तो मैंने मैनेजर से बात किया, मैंने कहा यार ये कौन लगा गया चेक आके। तो मैनेजर और हम दोनों बात कर रहे हैं साथ में कि यार ये तो फ्रॉड हो गया ये वो। तो इतने में कैशियर, हाँ सर आप सही कह रहे हो सर, वो आया था ना, घबराया सा लग रहा था सर, बस यहाँ कैशियर फंस गया। यहाँ कैशियर अगर घबराया हुआ सा लग रहा था तो आपको पेमेंट नहीं करनी थी, आपको मैनेजर से बात करनी थी, मैनेजर मुझसे बात करता, खाता मेरा है। अगर जरा सा भी डाउट होता है ना बैंक को, आपने पुरानी या किसी फिल्म में देखा होगा ना, कोई बड़ी रकम मांगने जाता है कोई, तो वो मैनेजर बोलता है कि हाँ साहब अभी आपको करके देता हूँ, आप बैठिए। फिर वो जाता है अंदर, जाके बात करता है कि वो पैसे मांगने आया है, सर इतनी बड़ी रकम क्या करना है। ऐसा किसी पुरानी फिल्मों में देखना, ऐसा होता है। तो अगर बड़ी रकम है और अगर जरा सा भी संशय है, जरा सा भी डाउट है, जरा सा भी शक है, तो जिसका खाता है उसको इंटीमेट करना, उसको इन्फॉर्म करना बैंक का कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है, उनका दायित्व है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बिल्कुल बैंक ऐसा माना जाएगा कि बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं किया, यानी कि नियमों का पालन करते हुए भुगतान नहीं किया है। तो यहां पर बैंक जिम्मेदार होगा अगर वो पैसा वापस नहीं मिलता है तो, क्योंकि पता ही नहीं है ना लेके कौन गया। हमारे एम्प्लॉय ने चोरी जरूर किया, लेकिन वो खुद लेने नहीं गया ताकि वो कैमरे में ना आए, और जो कैमरे में आया उसको ढूंढ रहे हैं, तो तब की तब ढूंढेंगे, पहले तो कैशियर तो हुआ। तो क्या मैं कैशियर से 10 लाख रुपए वसूल कर सकता हूं, यस और नो? अरे यस और नो? 1 रुपया भी वसूल नहीं कर सकता। कैशियर है कौन? बैंक से वसूल करूंगा मैं। किससे वसूल करूंगा? बैंक से। गलती किसकी है? बैंक के एम्प्लॉय की है। मैंने खाता कैशियर के पास खुलवाया है कि बैंक के पास? तो मुझे कैशियर सूचना देगा या बैंक देगा? तो ये गलती कैशियर की मानी जाएगी मेरे एंड पे या फिर बैंक की मानी जाएगी? अपन तो चाहे कुछ भी हो, अपन क्या बोलते हैं, यार बैंक खराब है यार, उसके 2 एम्प्लॉय खराब होते तो अपन ये बोलते हैं कि यार वो उसके अंदर जो रमेश जी बैठे हैं वो खराब है। अपन बोलते नहीं यार एक्सिस बैंक बेकार है यार, काम नहीं करते यार लोग, ऐसा ही बोलते हैं अपन। तो अपना खाता बैंक के पास खुला है तो ध्यान रखना, फिसल मत जाना, क्योंकि अपन क्या है, कैशियर को पकड़ के गोली मार देंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि खाता हमने बैंक के पास खुला है, वो तो उनका मुलाजिम है। हाँ, हम बैंक से पैसा वसूल करेंगे, बैंक उसकी तनख्वाह में से काटेगी, वो उनकी वो जाने। हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हमारा क्या है, तो हमारा तो बैंक है जी, उनका आपस का फिर छोड़ दो, लड़ने दो मरने दो, अपने को कोई लेना देना नहीं। आज गर्मी है कि मुझे लग रही है गर्मी? अच्छा, क्या टेम्परेचर क्या बोलते तुम, कम कर दूं? देखो तुम्हारी बात मान रहा हूं मैं, पर इसमें चू चू आवाज तो आती नहीं है। हो जाता है बस, यहाँ नंबर दिख रहा है बस, हो जाता है। चू चू बोलता है तो पता चलता है ना। हाँ, चलो, ये ब्लैंक चेक वाला सीन क्लियर है। इसमें एक नया पॉइंट क्या ऐड हो गया कि बैंक जिम्मेदार नहीं होगा अगर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है। बैंक विल नॉट बी लायबल इफ ही मेड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। चाहो तो लिख लो, मन करे तो। आपका मन? नहीं सर ठंड है यहाँ, तो तू राजस्थान में होगी, हमारे राजस्थान में अभी ठंडी बहुत है। ठंड है, स्माइलिंग बुद्धा, ओ तेरी स्माइल कर रहा है तू। हमें ये इंटर की बैच लेनी है, ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 की बैच है तुम्हारी, कितने बजे की है सुबह? अभी है 11:30, 11
हाँ 11:30 पूरा कोर्स ही होगा ना सर। यस यस यस, पूरा कोर्स होगा जी, पूरा कोर्स होगा, पूरा कोर्स होगा। लेकिन लॉ का ये वाला चैप्टर आपको जब चाहो देखो, लेकिन इसके बाद अपन ने पहले से बात कर लिया कि तुम भी सुबह उठो। ये लोग बोलते हैं कि हम सुबह उठ रहे हैं, तो ये लोग भी सुबह उठना चाहिए, है ना। सुबह उठ के आओ। दीक्षा जी, बैच लेने के बाद नोट्स मिलेंगे या ऑर्डर करने पड़ेंगे? सब कुछ साथ में मिलेगा सर। मैं फास्ट ट्रैक बैच का स्टूडेंट हूँ। अभी आपका तबीयत कैसा है? मेरा तबीयत बहुत अच्छा है, देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। नहीं दिख रहा है, ओके। ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट अभी आए क्या उधर? अभी आ जाए क्या? हाँ हाँ, चलो। स्टाम्प ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट। तुम दोनों अपने बीच में एक बैग क्यों नहीं रख लेती? अच्छा, जब जब भी तुम बैठते हो एकदम ऐसे बैठते हो, फिर धीरे धीरे कुछ बात करते रहते हो और हंसते रहते हो। ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें फिगर नहीं लिखी है। ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें फिगर नहीं लिखी है। अब दो बातें होंगी, या तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगी होगी, स्टाम्प टिकट अपना लगा के। किसका लगाना है? अपन ने बात किया था इस बारे में, किसका थूक लगाना है? अपना थूक। और अपना खत्म हो गया तो आप ले सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, निशुल्क मिलता है। चलो, स्टाम्प ड्यूटी अगर नहीं लगा है तो फिर वो डॉक्यूमेंट ही वैलिड नहीं है। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी लगा है तो स्टाम्प ड्यूटी के साथ एक कायदा होता है। वो कायदा या नियम क्या होता है कि वो वैल्यू के हिसाब से स्टाम्प टिकट आता है। कि मान लो 50 लाख का ट्रांजैक्शन करना है तो 50,000 का, 5 लाख का, 2 लाख का, 500 का, कितने का स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू के हिसाब से होता है। तो उस वैल्यू, वो स्टाम्प ड्यूटी ऑथोराइज करता है कि इससे ज्यादा लिखा तो मैं इनवैलिड कर दूंगा कागज को। तो ऑथोराइज्ड वैल्यू तक अगर फिल किया जाता है तो आप वो पैसा ले सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। यस, स्टाम्प ड्यूटी में जितना कवर है उतना भी कर सकते हो अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। ऐसा हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। ये कौन कर सकता है? सिर्फ होल्डर। अब मुझे बताओ जरा, अब हम आ गए हैं वापस से लाइन पर। ये वीक में एक भी छुट्टी मत करना, मैं भी कोशिश करूंगा। और ये चैप्टर अपन खत्म करेंगे, विद क्वेश्चंस खत्म करेंगे। 15 से 20 नंबर का चैप्टर है ये। तो ये जब चैप्टर खत्म हो तो 20 नंबर का कॉन्फिडेंस लेकर घर पहुंचे अपन। ठीक है ना, सब कुछ इधर ही करेंगे क्योंकि घर के लिए मुझे नहीं लग रहा कि तुम लोग करने वाले हो। तो अपन सब कुछ इधर करेंगे। घर में अगर कुछ करने को बोलूंगा तो बोलूंगा कि यार ये 4 आंसर हैं, लिख के लाओ। लिख लोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि ये लो जवाब। फिर आप उसको देख लेना। और देख देख के कोई सुल्तान नहीं बनता, बिना लिखे काम नहीं होगा। ये आपको देखना है कि आपको अगले अटेम्प्ट में नई किताबें चाहिए या नहीं। ठीक है, नई किताबों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। आती है ना नई किताब, ऐसे ऐसे फर्र करते हैं, ऐसे खुशबू, इतना नशा आता है। तो वो नशा चाहिए। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है? पेन का रख दिया ये रहा। कौन बताएगा जी? कोई 3 डिफरेंस बता दो बस। एक, एक आप बताओ इधर से। यस, वेरी गुड। ये सिर्फ गुड फेथ के लिए होता है। इसको अपन और एक शब्द इस्तेमाल किया था, बोनाफाइड इंटेंशन। वेरी गुड, बोनाफाइड। और ये बोनाफाइड भी हो सकता है और ये मालाफाइड भी हो सकता है। अरे यार ये पेन, ये मालाफाइड भी हो सकता है। मालाफाइड मतलब आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, यानी कि आप चोर हैं, आप बदमाश हैं, आपने धोखा देकर लिया है। आपको जानकारी है कि ये गलत कागज है, तो भी आप ऐसा मान लिया जाएगा कि गुड फेथ नहीं है, अच्छा इंटेंशन नहीं है। नंबर 2, दूसरा, दूसरा डिफरेंस कौन बताएगा इधर से?
एनी टाइम ये होल्डर बन सकता है, यानी कि बिफोर मेच्योरिटी डेट, ये मैंने लिखाया था शायद, आफ्टर मेच्योरिटी डेट कभी भी बन सकता है, और ये ओनली बिफोर ड्यू डेट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या नाम है छोरी तेरा? श्रुति, सृष्टि, वाह सृष्टि, बहुत बढ़िया। ओनली बिफोर ड्यू डेट। ओके, नंबर 3, यस, इधर से। कंसीडरेशन, बहुत बढ़िया, कॉपी खुल चुकी है। कंसीडरेशन इसमें हो ना हो चलेगा, लेकिन इसमें होना ही चाहिए। चौथी बात, और क्या? सॉरी, he can sue all the parties, very good. He can't sue, he can't sue, or he can sue all the prior parties. ये सब पार्टीज पे sue नहीं कर सकता, जबकि ये, और यही प्रिविलेज इसको नहीं मिलता। ये प्रिविलेज इसको मिलता है। प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। ऐसा हमने डिस्कशन। कंसीडरेशन एंड नॉट कंसीडरेशन, बहुत बढ़िया। होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनली बोनाफाइड, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में डिफरेंस था, और ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में जवाब नहीं लिख पाएंगे। यस, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में हमने एक फोटो बनाया था, कुछ याद है क्या? जैसे ए ने जेड पे डॉक्यूमेंट लिखा था, आज पूरा रिवीजन रिवीजन जैसा चल रहा है ना। ए ने जेड पे डॉक्यूमेंट लिखा था कि 3 महीने बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा, इसने एक्सेप्ट करके दे दिया। ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को ट्रांसफर किया, सी अब आ रहा है किसके पास? जेड के पास आ रहा है। ए ने जेड पे जब कागज ट्रांसफर किया तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगाई थी कितनी वैल्यू को कवर करने के लिए? 3 लाख, और देने कितने बनते थे? 2,10,000। तो ए को कितना फिल करना चाहिए था? 2,10,000, लेकिन ए ने इसको फिल किया 2,50,000। तो जवाब, ये सवाल ये है, क्या ए होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन मालाफाइड हो गई, यहां पर इंटेंशन यहां पे मालाफाइड हो गई, यानी कि गुड फेथ में नहीं है। भाई तुझे 2,10,000 के लिए ऑथोराइज कर रखा है, तूने 2.5 लाख रुपए कैसे भर लिया? अगर तूने 2.5 लाख रुपए भर लिया है तो होल्ड कर रहा है कागज, एक कागज तेरे पास है, लेकिन तू होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं। इन ड्यू कोर्स मतलब क्या है? सब कुछ बराबर। जैसे अपन ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स बैंक के लिए क्या बात किया कि यार सब कुछ ठीक किया बैंक ने, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कैशियर ने सावधानी नहीं बरती थी वहां पर, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं हुआ। ऐसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है कि यार आप सब एकदम बढ़िया आदमी हो, बराबर आदमी हो, आपने ना तो खुद बदमाशी की है, ना आपको उस बदमाशी के बारे में जानकारी है। यस, तो ये जो है, ए ने अगर 2.5 लाख रुपए भर दिया इस पे, और ए जेड के पास पैसे मांगने जाएगा 2,50,000, क्या जेड पैसे देगा उसको? क्या जेड उसको पैसे देगा? नहीं देगा। जेड उसको पैसे नहीं देगा। जेड उसको कितना देगा? जितना वो ऑथोराइज्ड है, जितना वो पेमेंट करने के लिए उसने उसे ऑथोराइज किया, होल्डर को उतना ही मिलेगा जितना ऑथोराइज है। लेकिन अगर मान लो कि ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को ट्रांसफर किया, और इस पे फिगर लिखी हुई है 2,80,000, सी जेड के पास पैसे मांगने गया, और जेड ने क्या कहा
कि मैंने तो 2,10,000 बोला था, ये 2,80,000 कैसे तुम लिख के ले आए? वो बोला देख मेरे को मतलब नहीं है, मेरे पास एक कागज है इस पे 2,80,000 रुपए लिखा है, मेरे को फालतू बात करनी नहीं है, तेरा कागज पकड़, मुझे पैसे दे। तो जेड को इसे 2,80,000 रुपए देने होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इनोसेंट बंदा है, ये सीधा सच्चा इनोसेंट गुड फेथ में इसने लिया है, कोई बदमाशी नहीं है, ड्यू डेट से पहले लिया है। यानी कि ये होल्डर, ये ऐसा होल्डर है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी कि सच्चा ईमानदार बंदा है, तो उसे तो सरकार पूरे पैसे दिलाएगी। तो सी पूरे 2,80,000 रुपए से वसूल कर लेगा। लेकिन अब बदमाशी किसके पार्ट पे हुई? ए के पार्ट पे। जेड को नुकसान कितना हुआ? 70,000 का। तो ये 70,000 वो किससे वसूल करेगा? फिर जाके इसको बोलेगा कि भाई 70,000 रुपए दे मेरे को। तो 70,000 के लिए सूट फाइल कर सकता है उस बदमाश बंदे पर जिसने बदमाशी करी है, और उस बदमाश को 70,000 चुकाने पड़ेंगे। तो एग्जाम में सवाल बदमाश के सवाल जवाब पर नहीं आता, सवाल यहां पर आता है कि इसका क्या होगा। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये सी को कहते क्या है, तो सी को क्या कहते हैं अपन? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ए को कहते क्या है? ए को कहते हैं होल्डर। तो आपको पहले होल्डर समझाना पड़ेगा। एक केस आता है, फिर होल्ड, आप भाई क्या होता है क्वेश्चन में बोलेंगे कि साहब ये पर्टिकुलर केस है, आपका जवाब क्या होता अगर नंबर 1 ए ने 2.5 लाख भरे होते? तो अपन बोलेंगे साहब वो होल्डर है, और होल्डर अपने ऑथोराइज वैल्यू से ज्यादा वसूल ही नहीं कर सकता। उसे ऑथराइज किया गया था 2,10,000 रुपए, तो फिर इसने 2,50,000 भरा है, तो ये कागज खत्म हो गया जी, नया कागज लिखवाओ। ये तो फ्रॉड का केस बनता है, उल्टा वो ठोक देगा इस पे। तो उसको बोलो अपनी इज्जत बचा ले, उसके ऊपर मत चढ़। क्लियर है? ये फर्स्ट। आपका जवाब क्या होता अगर पॉइंट बी, पॉइंट टू में बोलता अगर इसने बी ने सी को ट्रांसफर किया होता और सी अनभिज्ञ है, सी को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, तो अपन बोलेंगे सर सी को कोई जानकारी नहीं है, और सी ने अगर सी, तो फिर उस सूरत में सी होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ, और होल्डर इन ड्यू कोर्स जितनी चाहे रकम वसूल कर सकता है, लेकिन वो स्टाम्प ड्यूटी के अंदर कवर होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में दी गई सूचना के अनुसार, एज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि साहब जेड ने 3 लाख की वैल्यू कवर करे ऐसा स्टाम्प ड्यूटी भरकर दिया है। क्वेश्चन में क्लियर है? और सर ये 2,80,000 है तो पूरे पैसे दो इसको, इसको पूरे पैसे लेने का अधिकार है, फुल स्टॉप। और वो 70,000 का नुकसान का क्या होगा क्या नहीं होगा उसने पूछा नहीं, हमको लिखना क्यों? अरे भाई जेड को 70,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, तो अगर वो पूछता है कि बताओ बच्चों बताओ, फिर जेड को तो जेड के साथ गलत हो गया, हम बोलेंगे हाँ गलत हो गया। कौन बोला था साला खाली कागज लिख के देने को? पैसा भर के दे ना, थोड़ा रुक जा, 2,10,000 लिख के दे। या उसको बोले पार्ट पेमेंट 1.5 लाख पकड़, 1.5 लाख का कागज दे, बाकी जितना होगा बाकी का पेमेंट लेके जा। अब खुजली तुमको तो तकलीफ भी तुमको। यस। आपका जवाब क्या होता अगर इसमें 3,50,000 लिखा होता? सर 3,50,000 लिखा होता तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी क्या करेगा? भाई होल्डर, मैं बड़ा ईमानदार लेकिन नकली नोट लेके घूम रहा हूं तो चलाऊंगा क्या? अरे नोट तो असली होना चाहिए ना। तो अगर स्टाम्प ड्यूटी में कवर ही नहीं हो रहा तो मेरी ईमानदारी का भी क्या लेना? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का भी कोई सीन नहीं बनेगा वहां पे, अगर स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर टप जाती है वैल्यू, जम कर जाती है वैल्यू। ये तीसरा केस हो गया। इसी में चौथा केस क्या घूम के आएगा कि आपका जवाब क्या होता कि बी और ए बी सी तीनों पार्टनर होते हैं। अरे तीनों पार्टनर तो मालूम है ना यार कि चोरी का है मामला साला। आपका जवाब क्या होता अगर सी को इस बात की जानकारी थी मतलब गुड फेथ नहीं है। मुझे अगर जानकारी है कि इस पे 2,10,000 लिखे जाने चाहिए और भाई ने 2,80,000 लिख दिए हैं, मुझे जानकारी है, और वो क्या कह रहा है, अरे यार देख इस पे कागज में लिखेंगे ना अपन तो केस फाइल करेंगे, जो मर्जी लिख दो यार। और मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, कि तू लेके जाए, इससे मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो मेरे को तो ऑथराइज वैल्यू से ज्यादा देगा नहीं, तेरे को कितना भी दे सकता है, तो एक काम कर 2,80,000 लिखते हैं, तू चले जा। तो मैं चला गया, तो मैं भी चोर का भाई चोरी कहलाऊंगा? क्या मैंने गुड फेथ में लिया है या बदमाशी है? बात समझ में आ रही है ना? किसी को ट्रांसफर हो गया तो वो पूरे पैसे वसूल कर लेगा ये नहीं है, किसी को ट्रांसफर हुआ और वो इनोसेंट है
तो उसको पूरा पैसा मिलेगा। अगर अब समझ में आता है तो अब क्लीन हुआ, ये अब कंप्लीट हुआ है इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें 4-5 तरह के केस बन सकते हैं। तो मुझे मुझे ऐसा फील है कि इस पे क्वेश्चन बनना चाहिए और इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं। अगर आपको इंस्टीट्यूट इस बार फिर परेशान करना चाहेगी तो इंस्टीट्यूट को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल हो जाएगा, जो कि है भी, लेकिन आपके लिए तो आसान है अगर समझ आया है तो। क्लियर है? तीनों चारों केसेस क्लियर है? क्यों रे एनएसपी? हाँ, चल अब एक छोटा सा एक टुकड़ा देखते हैं, दैट इज चेक बाउंस कैसे होता है। चेक रीजन फॉर एक चेक के, अब मैं बोलूंगा देखो कितनी अच्छी राइटिंग लिखी है, पर हरामखोर बोलेगा नहीं मेरी ज्यादा अच्छी है, तो पाप लगेगा एक दिन ना। एक चेक जो है वो कैसे कैसे बाउंस हो सकता है। मतलब एक चेक की पेमेंट के लिए एक बैंक मना कर रहा है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं आप बताओ। कोई 6 कारण बताने और 6 के 6 आपको बताने। अकाउंट में लिमिटेड पैसे हैं, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। इसे क्या कहेंगे जी हम? इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। अगर आपके खाते में सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो बैंक क्या बोलेगा? मैंने आपको 20,000 का चेक लिख के दिया, आप खुशी खुशी गए, लेकिन आप खुशी खुशी वापस नहीं आए क्योंकि बैंक ने क्या बोला? चल भाग यहां से, इसके खाते में पैसे नहीं है। इससे तो उल्टा हमारा लेना है, दिखे तो बताना। तो, तो बैंक पेमेंट करने से इनकार कर देगा। एक दूसरा कौन? इधर से बताओ, इधर से नाम लिखने में गलती हो गई, और अमाउंट में गड़बड़ी, मतलब जो लिखते हैं क्लियर मेंशन नहीं हुआ, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि चेक इज नॉट प्रॉपरली ड्रॉन, ठीक से लिखा नहीं गया। या तो नाम भाई, नाम लिखने में गड़बड़ हो गई तो नाम से क्या लेना आपको? भाई नाम पप्पू लिखो छोटू लिखो, उसको तो पप्पू छोटू के खाते में डाल देना है, लेकिन पप्पू छोटू के नाम का तो कोई खाता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जब आप पैसे लेने गए तो फिर बैंक ने बोला नहीं पैसे नहीं देंगे, तो नहीं देंगे के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? चेक बाउंस होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो किसी ने कहा कि नाम नाम या फिगर जैसे होता है ना, आपने चेक देखा है? एक बार कहीं, एक बार अंकों में और एक बार शब्दों में, दोनों में लिखा होता है इन नंबर्स एंड फिगर्स। नंबर जगह 50,000 50,000, और इधर लिखते हैं 50,000 ओनली, FIFT ओनली वाई, ऐसे होता है। ठीक है रे? हाँ, तो इसको अपन लिख सकते हैं चेक नॉट प्रॉपरली ड्रॉन। ड्रॉन मतलब जो हवाई उसमें घूमता है, नहीं। तीसरा और क्या रीजन है? आप आपके अलावा कोई और बताएगा? आप नहीं, आप पूजा है। तुम कोमल हो, पूजा दूसरी वाली है, मुझे पता था, मैं चेक कर रहा था कि तुम्हें याद है कि नहीं। हाँ तुम हर्षदा। हाँ हाँ, डेट हो जाने के बाद। किसकी डेट हो जाने के बाद? चेक पे डेट लिखी है, आज लिखा है, मान लो चेक पे लिखा है 20 फरवरी, यानी कि कल 20 फरवरी है। हाँ, 21 को मैं गया तो ना,
3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चेक स्टेल होता है। अगर मैंने उस पे लिखा है 20 फरवरी, तो फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, 20 मई तक मेरे पास समय है। 21 को मैं जाऊंगा तो वो कागज का टुकड़ा रह जाएगा। अब वो किसी काम का नहीं है। इतना पता था आपको? नहीं पता था तो सुनो, ऐसा होता है, ये काम की चीज है। जैसे किसी ने हमें चेक दिया ना, तो समय पे उसे चेक को लगा दो, नहीं तो आप अपने अधिकार खो दोगे। भाई अपन समय पे लगाए तो लगाए, नहीं तो अपन भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो फिर जब वो ड्रॉज खुलता है तभी दिखता है तो याद आता है, ओहो ये चेक लगाना था। अगर 3 महीने तक आपने उस चेक को नहीं लगाया तो अब वो 3 महीने बाद सिर्फ वो कागज का टुकड़ा है, उसे गोल करके कान का मैल साफ कर सकते हो, उसके अलावा किसी काम का नहीं रह गया। इसको कहते हैं स्टेल चेक। क्या कहते हैं? स्टेल। स्टेल मतलब बासी, बासी में से स्मेल आती है, यानी कि किसी काम का नहीं, बिग काम है ये, बिग काम। जो बिग काम करते हैं ये वो नहीं है। चलो, स्टेल चेक, स्टेल चेक, ठीक है। हाँ, ये 3 मंथ्स की अवधि है। और क्या कारण हो सकता है? अच्छा, आप लोग बता रहे हैं इधर से, सिग्नेचर। रिया वर्मा जी कहती है सिग्नेचर मिसमैच्ड। बहुत बढ़िया, लिखो जी सिग्नेचर। यार आपने अभी तक नोटबुक भी नहीं निकाली है, तो ऐसी सूरत में मैं आपको डांट के भगा भी सकता हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। सिर्फ मस्ती करने के लिए मैं नहीं बैठने दूंगा आपको। आप मस्ती करो लेकिन पढ़ो भी। क्यों भाई? इसको मुर्गा बना देंगे, भगा देंगे? क्योंकि उद्देश्य आपका पढ़ने के लिए आना होना चाहिए यहाँ पर। सिग्नेचर मिसमैच्ड, और बताइए। इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग हो गया। सर सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे हैं। हाँ, हाँ या हाँ, स्टूडेंट को नो का ऑप्शन है ही नहीं। हाँ नहीं, ऑप्शन नो क्यों? नो क्या होता है ये? सर अगर नाम गलत हो गया होगा लेकिन बैंक अकाउंट नंबर तो पर्सन का आइडेंटिफाई होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? चेक पे अपन अकाउंट नंबर लिख के देते हैं क्या? चेक पे तो नाम ही लिख के देते हैं ना। वो तो उसकी वो जानेगा, फिर चेक बाउंस हो जाएगा, उस नाम से खाता ही नहीं मिलेगा। तो सिग्नेचर मिसमैच। और 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 हाँ, चेक फट गया तो म्यूटिलेटेड चेक, कटा फटा चेक। आपने देखा होगा चेक हमेशा ऐसे ही रखते हैं अपन, मुश्किल से मुश्किल एक फोल्ड। मना करते लोग कि इसके ज्यादा फोल्ड मत करो। भाई मैंने आपको एक चेक लिखा, मैंने कहा ये लो 50,000 रुपए, उसको गोल करके आपको ले, आप ले गए और ले जाके कैशियर को बोला कि ले। कैशियर ने पकड़ा, उसके मुंह पे आया, फिर उसने नीचे से उठाया, फिर उसको सही किया, सही किया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, चश्मा चढ़ा रहा है, उतार रहा है, देख रहा है, कहता है क्या है कि चेक है? कि किसका है? कि उसका है? ऐसे लाते हैं क्या? कि उसने मुझे ऐसे ही दिया तो तू उसको वापस दे देता। अब तो मैंने आपको दे दिया। तो बोलता अच्छा, क्या ले, वापस दे। नहीं चलेगा, कैशियर भगा देगा। जरा सा भी कुछ कट फट होता है तो ओवर राइटिंग हो गई। ओवर राइटिंग भी बैंक, अगर आप जाओगे ना तो बैंक बोलेगा ओवर राइटिंग हो रहा है यार, फिर से भर के लाओ। अपन को लगता है क्या रे इतना नाटक करता है, मैं यू, बोलेगा अरे तू है, लेकिन जब अधिकारी हमसे पूछेगा तब तू नहीं होगा, तब सिर्फ हम रहेंगे। बात समझ रहे हो? अपन तो उसको बोलते हैं कि अरे मैं ही हूं रे। आप कभी रिजर्वेशन कराने गए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे? आपकी जैसे आप जो ट्रेन नंबर पे या ट्रेन की डेट पे आप जाना चाहते हो उसमें रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हो अच्छा इसमें है क्या, तो बोलता है हाँ इसमें है, हाँ तो उसमें कर दो। तो बोलता है काम करो फॉर्म भर के दो दोबारा। अरे सर नंबर ही तो बदलना है, आप कर दो ना यार, अभी लाइन देखो आप। वो कहता नहीं फॉर्म भर के दो, क्योंकि वो आपका फॉर्म भरने तो बैठने वाला है नहीं। और उसने अगर अपने हाथ से नंबर बदल दिया, ट्रेन नंबर, कल को आप चढ़ गए उस पे कि मैंने इस ट्रेन का तो बोला ही नहीं था इस आदमी को, देखो इसकी हैंड राइटिंग से कटा हुआ है, वो तो बेचारा बिना बात मर गया। बात समझ में आ रही? इसलिए वो चिड़चिड़े होते हैं और हमें गुस्सा आता है, गलती हमारी है। तो यहां पर भी गलती हमारी है। क्लियर है? तो ओवर राइटिंग को भी बैंक जो है अलाउ नहीं करता है। और क्या?
बिफोर ड्यू डेट, शाबाश, इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। बिफोर ड्यू डेट का मतलब होता है पोस्ट डेटेड चेक। चेक इज डैमेज्ड। बहुत बढ़िया। अरे मैंने म्यूटिलेटेड नहीं लिखा क्या? म्यूटिलेटेड, कटा, फटा या डैमेज्ड। पोस्ट डेटेड समझते हैं? जैसे मान लो कि आज कितना आज 19 तारीख है ना। अरे आज तो शिवाजी महाराज का हैप्पी बर्थडे है ना? वाह यार, पता ही नहीं चला यार, 19 तारीख हो गई आज। और इसी महीने में जीजा माँ का भी होता है ना? नहीं, जीजा माँ का अलग होता है। चलो छोड़ो। शिवाजी महाराज के बर्थडे पे मैं बॉम्बे आया करता था पहले, जब मैं इधर नहीं था। मेरे को शिवाजी महाराज बड़े तो पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक मतलब ऐसा होता है जैसे आज 19 तारीख है, 19 फरवरी है। 19 फरवरी को जो है मैंने आपको चेक लिख के दिया है। आज 19 फरवरी है, मैंने आपको चेक लिख के दिया 25 फरवरी की डेट डाल के। कितना डेट डाला है? 25 फरवरी। आप उसको कल बैंक में लगाने चले जाओगे तो क्या बैंक पेमेंट करेगा क्या? नहीं। तो ऐसा चेक जो किसी भविष्य की तिथि पर लिखा गया है, फ्यूचर डेट पर लिखा गया है, तो भाई उसे फ्यूचर डेट पर ही प्रेजेंट करो। बिफोर ड्यू डेट प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक करोगे तो बैंक उसको डिसऑनर करेगा ही। क्वेश्चन आएगा, बताओ बच्चों बताओ, ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि बैंक आपको चेक की पेमेंट से मना कर सकता है? मना कर सकता है। तो साहब ये कारण हो सकते हैं कि बैंक पेमेंट करने से मना कर दे। और क्या कारण हो सकता है? पोस्ट डेट इज ओके। और क्या हो सकता है? भारत जी सेम ईयर, बहुत बढ़िया। और क्या? अनडेटेड चेक, डेट ही नहीं डाली है। अरे तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो डेट के ऊपर ही 3 पॉइंट हो गए। या तो डेट डली नहीं है, या डेट डले को 3 महीने से ज्यादा हो गए, आप गए नहीं हो, या फिर डेट आई नहीं है, आप पहुंच गए हो, चेक फाड़ दिए हो, घुमा घुसुड़ भुसुड़ कर दिए हो उसके साथ, और फिर लेके गए हो कि अब दे दो पेमेंट, तो भी नहीं मिलेगा। सिग्नेचर नहीं मैच हो रहे हैं लेके, ठीक से लिखा नहीं है उसने। नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है 5 लाख ओनली, और नीचे लिखा है 50,000, 10 कम लगा है, तो नहीं होगा पेमेंट। अंक और फिगर मैच होना चाहिए, अंक और सॉरी ये जो शब्द हैं, वर्ड्स और फिगर्स मैच होना चाहिए। तो अगर ये सारे खाते में ही पैसा नहीं है तो कहां से पेमेंट हो जाएगा? और क्या कारण हो सकता है बताओ? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, और एक और दो और बता दो, एक एक बता दो। यस। इसके अलग से पॉइंट कवर करते हैं, क्योंकि डेट जो है ये बाद में भी डाली जा सकती है। ठीक है। अभी जैसे अपन इनकम्प्लीट की बात करते हैं, तो इनकम्प्लीट भी अगर अपन बोलेंगे कि नॉट प्रॉपरली ड्रॉन, मिस मैच भी नॉट प्रॉपरली ड्रॉन, तो सब उसमें चले जाएगा, तो लिखेंगे क्या? बाबा जी का तंबूरा। समझ रहे हो आप? हाँ। चलिए। तो और वो पर्सन ठीक नहीं लगा, अगर बैंक को डाउट है, वेरी गुड, डाउट ओवर रिलायबिलिटी of the person presenting the check,
तो बैंक मना कर सकता है, लेकिन कंसेंट उसको लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट ऐसा है कि बैंक को अगर किसी की रिलायबिलिटी पे डाउट है तो डायरेक्ट मना तो नहीं करता, तब भी वो क्या करता है, साहब बैठो, फिर वो फोन लगाता है, फोन लगाता है, फोन लगाता है, फोन लगाता है, और वो पूरा ट्राई करेगा आपको। अगर आपको पूरा ट्राई किया, आपका फोन नहीं लग रहा है और सामने वाला है, तो कल को अगर हमने पेमेंट नहीं किया और आपको करवाना था, तो आप फिर बैंक पे चढ़ोगे। क्लियर है? अगर बैंक को रिलायबिलिटी पे डाउट हुआ एंड बैंक took permission from client, अगर बैंक को, इसको बोलते हैं चोरी का चेक, स्टोलन चेक, अगर कोई चेक चोरी हो गया और चोरी का चेक बैंक के पास आया, तो अब दो बातें होंगी, या तो बैंक को समझ आ जाएगा कि ये चोर है, या फिर नहीं समझ आएगा, बैंक को लगेगा भाई साहब ने दिया होगा चेक। तो अगर बैंक को वो भाई साहब ने दिया होगा वाली बात तो अलग है, वो तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गया। लेकिन बैंक को समझ आ रहा है, बैंक को लग रहा है कि यार ये आदमी बदमाश है, इसके पास इतना बड़ा चेक कैसे हो सकता है, इसे तो मैं जानता हूँ, चोर है तो साला। रुक, भाई साहब से पूछता हूँ। तो भाई साहब को फोन लगाया, भाई साहब वो चेक आपने दिया? हाँ मैंने दिया। तो दे देंगे बुरे मन से, अच्छे मन से, पर देना है, चेक लेकर आया। क्लियर है? मना तो नहीं कर सकते यार बैंक, आप समझ रहे हो? मना तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि भाई साहब का ही अर्जेंट ऐसा कोई काम फंसा हुआ है, भाई साहब के बच्चे के लिए खून खरीदने जा रहा है, वो पैसा नहीं है, वो भाई साहब ने बोला चेक ले यार, तू ले कैसे भी कर, बच्चे की जान बचा, और यहाँ बैंक वाला होशियारी दिखा रहा है, तुम लगते तो नहीं हो। तो वो कैशियर के बोलेगा अभी तू खून दे के जा। तो बात समझ में आ रही है कि खुद से मना नहीं कर सकता यार वो। हो सकता है जेन्युइन भी हो, कुछ लोग बिना बात ही घबराते हैं, कुछ लोग बिना बात ही घबराते हैं, वो जाके कह रहा है चेक की पेमेंट दे दो। तो घबराए वो क्यों? नहीं बस आप पेमेंट दे दो। अरे तेरी, उसको लगा ये तो गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ है, तो उसको पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, पेमेंट उसके हिसाब से होगी। चलिए अब नेक्स्ट, और क्या कारण हो सकता है, एक और बता दो बस। क्लाइंट ने अगर खुद ही मना कर दिया, ड्रॉई ने स्टॉप पेमेंट के ऑर्डर आ गए हो, वेरी गुड, स्टॉप पेमेंट, इसको बोलते हैं चेक काउंटर मैंडेट। COUNTERMANDED, स्टॉप पेमेंट के आदेश दे दिए। ये बात, स्टॉप पेमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको चेक दे दिया, आप चेक लेके गए बैंक के पास, मेरे खाते में पैसे हैं, जाहिर सी बात है मेरे खाते में पैसे हैं, मुझे याद आया, ओहो ये क्या करा मैंने, मेरे खाते में पैसे हैं, मेरे पंजाब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है, मेरा एक्सिस में भी है, मेरा ICICI में भी है, और मेरे SBI में भी है। मैंने आपको SBI का चेक दे दिया 40,000 का, SBI में तो 35,000 है मेरे पास, या फिर SBI में 50,000 मेरे पास है, लेकिन एक चेक मैं ऑलरेडी किसी और को दे चुका हूं, तो ये चेक बाउंस होगा, बाउंस होगा तो चार्जेस कटेंगे। तो फिर मैंने स्टॉप पेमेंट के आदेश कर दिए बैंक को कि बैंक इसको पेमेंट मत करना। तो बैंक क्या बोलेगी, वैसे भी तुम्हारे खाते में पैसे तो है ही नहीं इतने, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपने खाते में 50,000 है। तो बैंक बोलता है हाँ, कि मैंने किसी और को दे रखे हैं, एक चेक दे रखा है और वो ज्यादा अर्जेंट है, तो इसको पेमेंट मत करना, वो अर्जेंट अर्जेंट वाले को कर देना। तो आप चेक नंबर बता दो, अपन चेक नंबर बता देते हैं कि यार ये चेक नंबर है, इस चेक नंबर को पे मत करना। हम वहां पर खाता खुलवाए हैं, तो हम उस खाते के मालिक हैं, हम, बैंक हमारी नौकर ही है। वो बात अलग है कि बैंक मैनेजर के सामने हम हाथ बांध के खड़े होते हैं, खड़ा उसको होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, हमें अपने अधिकारियों का कुछ पता नहीं होता। वो साला, जैसे ही घुसते हैं गार्ड तक आंखें दिखाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे बदतमीजी करें, लेकिन अपने अधिकारों का जानकारी हमें होना चाहिए। आप अंदर आते हैं, आप बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं, भैया आप खड़े हो और दो लोग बैठे हुए, जगह ही नहीं है, तो उसको बोलो भैया बैठूं किधर, अपने आप अरेंज करके देगा कुर्सी, हो कस्टमर है यार।
और नहीं तो आप देखेगा तक नहीं आपकी तरफ। फिर आप उनसे मैं आपको एक एक केस बताऊंगा, इतना इतनी ज्यादा, और आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि बैंक आपके आगे पीछे कैसे घूमेगा। क्योंकि जैसे गांव वाले केसीसी, कुछ गांव खेती वेती वाले हो क्या? केसीसी समझते हो? केसीसी नहीं, केसीसी लोन होता है किसान क्रेडिट कार्ड वाला। बहुत बैंक उसमें मजे लेती है, ये इन लोग के विचारों के, किसानों के साथ बहुत गेम होता है इसमें, जो लोन्स होते हैं। मेरा ही एक बार पहले, अभी चलो ये ऑनलाइन ऑनलाइन चलता है, पहले तो एटीएम एटीएम चलता था। तो एटीएम का कार्ड अपन, कुछ में तो क्या होता था कि कार्ड अपन ने अंदर डाला और बाहर निकाला और पिन डाला और पैसे आते थे। आपने विड्रॉ किया कभी कार्ड से? यस। और कुछ एटीएम मशीन ऐसी होती है, जैसे ही कार्ड देते पूरा कार्ड खा जाती हैं। फिर कहती है बटन दबा पैसा निकाल, उसको लॉक करती है तो फिर कार्ड वापस बाहर आता है। ऐसा देखा आपने? ऐसा मशीन देखा? तो मैं उस समय मतलब सीए हुआ ही था शायद, 9-10 की बात होगी, 11 की बात होगी। मेरा एक मित्र हॉस्पिटल में है, और पैसे कैश जनरली जब से डेबिट कार्ड्स हुए तो कैश कम ही हुआ करते थे, और होते भी कम ही थे, क्योंकि स्टूडेंट से सीए बने थे तो डिग्री के साथ चेक थोड़ी आता है। चेक तो काम करने से ही आता है, पैसे तो काम करने से ही आता है। तो अब वो बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, वो डॉक्टर भी आते हैं वहां पे, इधर से छूते हैं इधर से छूते हैं, मजा डॉक्टर लेते हैं, पैसे हमको भरने पड़ते हैं। फिर वो आएगा शाम को आएगा, ठीक है, टॉर्च लेके आएगा, मुंह में क्या ढूंढ क्या रहा है हमें समझ नहीं आता, लेकिन बोलता है। और हर विजिट का 400 रुपए साला। अच्छा खासा उन्होंने बिल बना दिया, बिल बना दिया, अब हमने क्या देना है, उसको पेमेंट करनी है। अपना वो एटीएम वो खा गई, वो बोलती है कि 48 आवर्स के अंदर आएगा। ठीक है जी, 48 घंटे में हमने एप्लीकेशन लगा दी। एप्लीकेशन लगा दी तो फिर उसके बाद अच्छा, फिर कॉल सेंटर होता है इनके, कॉल सेंटर पे लड़की बोलती क्या हम आपकी क्या सेवा, हमने सेवा क्या, हमारा एटीएम खा गई हो तुम, कहाँ की से जो हमारा वापस करा दो बहन। तो उससे बोला हाँ ऐसा होगा, इतने समय में फोन आ जाएगा, आ जाएगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। यहाँ भाई वो अस्पताल वाले कह रहे हैं कि ये तो ठीक हो गया, डिस्चार्ज करा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी रेस्ट कराएंगे हम यहीं पे, एक बोतल और चढ़ा दो। तो बेचारा कह रहा है अरे बोतलें चढ़वा रहा है तो क्या कर रहा है? मैंने कहा चढ़ा चढ़ा, ऐसे ही नहीं है, कहां से दूं, कहां से लेके जाऊं तुझे? तो मतलब ऐसा हो गया कि 7 दिन लग गए हमको। उसको तो फिर अस्पताल से हम भगा के लेके गए, पैसे ही नहीं थे। मैं नाम नहीं लूंगा हॉस्पिटल का, आ जाएंगे वो लोग। तो मतलब ऐसा था कि हम बॉटल मैंने पकड़ी हुई है और पेशेंट को घुमा के ला रहे हैं, डॉक्टर ने बोला वॉक कराओ तो वॉक करा, वॉक कराते कराते पार्क में बैठ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं अपने सीनियर्स के पास गया, मैंने कहा सर ये कहानी हो गई है। सीनियर्स मतलब जिनसे मैं पढ़ा था, इंदौर की बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि यार तू एक काम कर, तू वहां पे एक ऑम्बर्ट्स पर्सन करके होता है बैंक में। मैंने कहा अच्छा, एक एप्लीकेशन डालता है। सीन क्या हुआ, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, एचडीएफसी बैंक जाते हैं तो बोलते हैं कॉल सेंटर पे बात करो, वो आपका निवारण करेंगे। और कॉल सेंटर वाले ठीक से कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं जाऊं तो जाऊंगा, ऐसा फंस जाते हैं ना अपन की कॉल सेंटर करेगा कॉल सेंटर। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं क्या करूं? उन्होंने बोला कुछ नहीं, तू तो मैनेजर के साथ जाके बैठ और उसको बोल कि सर मेरा कार्ड, डेबिट कार्ड मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए, और नहीं तो फिर मैं ऑम्बर्ट्स पर्सन को एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ आपके नाम की कि साहब मेरे साथ ये तकलीफ हुई है, और ये मैनेजर, छोड़ दो कॉल सेंटर को, सबको छोड़ दे, ये मैनेजर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप बताओ। मैंने कहा ठीक है साहब। मैनेजर के पास जाके बैठा, तो मैनेजर को मैंने बोला ऐसी सी बात होगी सर। तो मैनेजर ने मेरे को बोला कि ये तो कॉल सेंटर वालों का काम है, ये है वो है ऐसा वैसा। मैंने बोला सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उससे क्या होता है सर? बहुत आते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर बहुत आते हैं, अब मैं ऑम्बर्ट्स पर्सन को एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ। अपन तो डायलॉग याद करके आए थे, अपनों को क्या मालूम। मैंने सर ऑम्बर्ट्स पर्सन को मैं चिट्ठी लिख के देता हूँ कि आप जो है ऑम्बर्ट्स पर्सन, OMBUDS लिख लो, लिख लो, लिख लो, काम आएगा। कि मैं एक ऑम्बर्ट्स पर्सन को एक चिट्ठी लिख के देता हूं, उसके बाद सर मैं नहीं आऊंगा, आपके पास बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है ना, अब आप बात करेंगे मुझसे, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तो मैं उठा, तो उसने बोला
आपके कार्ड को दिन कितने हो गए, बैठो आप, सरदार जी क्या चाय लेंगे आप? मैंने कहा तो मेरे को अंदर से फील होना शुरू हो गया, मैंने कहा अरे दवाई तो काम कर रही है। तो उसने बोला क्या लेंगे आप, चाय वगैरह? मैंने कहा चाय वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे सर, वो चाहिए और अपना डेबिट कार्ड विद इन 24 आवर्स। कि सर एक एक मिनट रुक जाओ, बात करता हूँ। उसने तुरंत कॉल सेंटर वाले जो वहाँ का मैनेजमेंट है वहाँ फोन लगाया कि ये कहानी है। तो उसने बोला कि सर 48 आवर्स के अंदर वो कार्ड आता है तो वापस से ऑफिस पहुंचा दिया जाता है, लेकिन अगर कोई सूचना नहीं आती, जैसे कोई कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, मिला नहीं, तो उस कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिर मेरे कार्ड के बारे में ये पता चला कि मेरी साइड से कोई सूचना नहीं मिली उन्होंने, तो मेरा कार्ड उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं रोज बात कर रहा हूँ, इस मेरी सूचना नहीं मिली का मतलब क्या है, जो कॉल सेंटर पे जो भाभी लड़की जो भी मेरे से बात कर रही थी, वो बात तो कर रही थी लेकिन नोट नहीं कर रही थी मेरी कंप्लेंट का कि मैं मेरा रेस्पॉन्स क्या जा रहा है। उसने उस पर टिक नहीं मारा, मतलब मेरा कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, और मैं तो बेचारा परेशान हो रहा हूँ। तो उसने बोला कि उस लड़की की गलती है। मैंने कहा किसी की भी गलती है साहब, ऑम्बड्स पर्सन तय करेगा आप गलती किसकी है। मैंने कहा ये तरीका है अभी, क्योंकि एक बार यार, एक तो कार्ड बनाने में इतनी नौटंकियां, अभी तो चलो इंस्टेंट मिलता है, तभी 4 4 दिन 6 6 दिन, और फिर पहले कार्ड घर पे आएगा फिर पिन घर पे आएगा, इतनी नौटंकियां। तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब 4 से 6 दिन लगते थे। उसने बोला सर हम आपको इंस्टेंट कार्ड अरेंज करवा के देते हैं, सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे दो। मैंने कहा चलो वो कार्ड आप मेरे को अरेंज करा के दे दो सब कुछ, लेकिन मेरे को वो बंदी उधर काम करने में नहीं चाहिए। कारण ये है कि बिना ट्रेनिंग के आप कैसे किसी को रख सकते हो जो पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी मेरे साथ हुआ, और मैं तो चलो उसको लेके भाग गया हॉस्पिटल से, बट भागा तो, पकड़ में आता तो दोनों हॉस्पिटल में होते। तो वो मतलब डॉक्टर लोग की मार तो इंजेक्शन दे दे के मारते, दे दे के होश में ही नहीं आने देते। तो भाई आप सोचो, किसी की मजबूरी है, कोई कहानी है, तुम्हारा वो डेबिट कार्ड खा गया तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि विद इन 48 आवर्स यार तुम डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो, तुम साइड में डब्बे में फेंको ना उसको, डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब है। और चलो डिस्ट्रॉय करने का तुम्हारा नियम है तो तुमसे अगला मांग रहा है यार, मांग रहा है, परेशानी बता रहा है सब कुछ, जो तुम्हारी लड़की, तो वो बंदी बोलती सर आज के बाद नहीं होगा मेरे से, तो गलती होगी ना, मैं भाग यहाँ से, गलती हो गई। भाई ये क्या हुआ, हम मिल के बात करते हैं, हम बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा, मिलना बैठना कुछ नहीं है, चक्कर मत रहे, पिघले नहीं है अपन। तो भाई आप उस समय इतना ज्यादा गुस्सा, इतना मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता आदमी। तो वहां पे ये शब्द काम आया, ओम्बड्स पर्सन। फिर अपन ने आके ओम्बड्स पर्सन के ऊपर पढ़ाई करी पूरी। वो पढ़ाई करने के बाद ये पता चला कि ओम्बड्स पर्सन एक ऐसा बंदा होता है जो हर संस्थान में होता है। बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं ना, जो नामी, जैसे सिम्बी है आपका, सिम्बोसिस है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो इनमें एक ना मोटू सा आदमी घूमता ही रहता है, उसको कोई काम नहीं होता, घूमता ही रहता है। बच्चों और कैसा चल रहा है, क्लासेस बढ़िया चल रही हैं, इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, ये मतलब उसका सिर्फ ये काम होता है कि वो मैनेजमेंट ठीक से काम कर रहा है, ठीक से सर्विसेज दे रहा है नहीं दे रहा है, इसकी जानकारी टॉप लेवल को दे। क्योंकि जैसे एक टीचर ने बदमाशी किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने ठीक नहीं पढ़ाया, तो टीचर आपस में एचओडी, और एचओडी से सेटिंग तो मालिक के पास तो कहानी पहुंची नहीं, सबकी नौकरियां सेफ। लेकिन ये आदमी फालतू होता है, उस आदमी को सिर्फ मालिक भेजता है कि तू घूम और बता, तो वो सीधा किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है। अब ये जो बैंक्स होती हैं, बैंक्स को लाइसेंस कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे फालतू आदमी घुमा रखे हैं, उस फालतू आदमी को बोलते हैं ऑम्बड्स पर्सन। अब प्रैक्टिकली सोचो, बैंक मैनेजर ने कोई गड़बड़ करी है, किसी कस्टमर को तंग किया, परेशान किया, बैंक के एम्प्लॉय ने तंग किया, परेशान किया, तो वो सूचना ऊपर जाएगी क्या, नहीं। वो क्या बोलेंगे, अरे यार भाई साहब जाने दो ना यार इस बार। भाई कस्टमर को तो बोलेंगे मैं इसको देख लेता हूं, मैं इसकी शिकायत ऊपर करता हूं, लेकिन ऊपर शिकायत नहीं करते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे एक बार शिकायत चली गई तो वो तो किसी का नहीं है भाई, वो तो भारत देश में सबसे ऊपर है। अब आपकी ब्रांच में किसी कस्टमर के साथ बदमाशी हो रही है, आपकी ब्रांच में किसी कस्टमर के साथ बदमाशी हो रही है, तो आपकी ब्रांच के लेवल के बंदे आपस में घुमा फिरा के अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऑम्बड्स पर्सन को चिट्ठी पहुंच गई तो वो तो सीधा आरबीआई को बोलेगा, आरबीआई बैंक को बोलेगा। ये इसकी समस्या है, और इसकी समस्या का निवारण नहीं हुआ है। तो इसकी समस्या का निवारण करो, या तुम्हारा लाइसेंस ही कैंसिल कर दो, मतलब बैंक बंद कर देंगे यार, सबकी नौकरी खत्म। और न सिर्फ खत्म, जो बैंक मैनेजर होता है उसकी तो लंबी छुट्टी। लंबी छुट्टी मतलब अब अगर जाएगा, क्योंकि एक दाग लगा हुआ बंदा जाएगा ना, तो गवर्नमेंट इस फाइनेंस वाले उसमें उसको काम भी नहीं मिलेगा,
और नौकरियां मिल कहाँ रही हैं? आप देखते नहीं हो कि न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है बेरोजगारी बेरोजगारी। तो जिसकी है उसकी गई, मर जाएगा, क्योंकि इतनी ठोक के तनख्वाह, इतना ठोक के लूट मार चल रही है। तो फैल जाते हैं चरणों में, भाई साहब ऑम्बर्ट्स पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए क्या, ये बताओ। लेकिन आप मिसयूज भी ना करें, नहीं तो आपको भगा भी दिया जाएगा। उधर अपन क्या करते पता है? अपन एक तो घर आके बोलते हैं अरे ये तो सब ऐसे ही है। यहाँ पे अगर हम अब पढ़े लिखे हैं और अब हम इस शब्द को जानते हैं, तो हमें घर आके अरे यार ये तो सब ऐसे ही है, ये बोलने की जरूरत क्या है? आप जाओ तहजीब से बात करो, एक मेल भेजो, आप बस वो बैंक का नाम लिखो, ऑम्बर्ट्स पर्सन लिखो, अपने आप डिटेल्स आ जाएंगी सामने। वहां पे वो बोलेगा कि क्या तकलीफ हो, तकलीफ आप फाइल कर दो, खत्म बात। उसके बाद देखो आप जलवे। उस अब तक आप जा रहे थे, अब बैंक वाले आएंगे घर पे, सर सर क्या दिक्कत हो गई सर। भाई सीधी सी बात है। और हमें कोई अफसर नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपना काम कराने के बाद तू कौन मैं कौन क्या मतलब। तो हमें लगता है ना कि यार कोई तो हो, तो कोई है, बस पता नहीं है। तो अभी पता है। तो कभी घर में, परिवार में, यारी दोस्ती में, पेरेंट्स, चाचा बाबा, ये वो, तो कोई ऐसे बैंक वाले तंग कर रहे हो तो इस बात की जानकारी जरूर दें। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप पे दुनियादारी फैलाने से अच्छा इस तरह की चीजें फैलाओ, तो लगना चाहिए कि हाँ यार हमारा देश थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। ओके। तो ये होता है आपका ऑम्बर्ट्स पर्सन। ऑम्बर्ट्स पर्सन मतलब आरबीआई को, हाँ, विसिल ब्लोअर, सीटी बजाने वाला बंदा, सीटी बजाता है, शीक। और क्या कारण हो सकते हैं? बहुत है यार, इतने कितने लिखे, 5-6 हो गए, 9 हो गए। अच्छा, स्टॉप पेमेंट हो गया, बैंक, बहुत है यार। अगर आता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आता है तो बड़े आराम से लिख पाएंगे इसका जवाब। और अगर हमने सीख लिया तो रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो डेट पे ही 3 है, अनडेटेड डेट ही नहीं डाला, पोस्ट डेटेड या स्टेल चेक, ठीक है। उसके बाद लिखने के ऊपर है, चेक नॉट प्रॉपरली ड्रॉन और सिग्नेचर मिसमैच्ड, 2 पॉइंट्स यहां से है, बराबर है। अगर मैंने आपको चेक लिख के दे दिया है 50,000 रुपए का, 3 महीने बाद आपकी पेमेंट करनी है, मैं अगले महीने मर गया, फिर क्या होगा? 3 महीने बाद आप लेके जाओगे, 3 महीने बाद आप चेक लेके जाओगे, बैंक पेमेंट करेगा क्या? नहीं करेगा। भाई बैंक क्या करता है, जैसे बंदा मर गया तो खाता बंद कर देता है और उसके परिवार को बोलता है लेके जाओ रे तुम्हारा पैसा। कौन है इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव? अरे भाई, इधर इधर बापू जला है, बत्ती लगी है, इधर उसकी लकड़ियां भी ठंडी नहीं हुई है, और इधर घर में बंटवारा चालू हो चुका होता है कि ये वाला हिस्सा मेरा, ये वाला हिस्सा तुम्हारा, और ये वाली भाभी की मुझे शक्ल अच्छी नहीं है तो यहाँ पे दीवार कर दो, और भाभी जब भी मैं घर आऊं तो तुम मुंह उधर करके खड़ी हो जाना, तुम बहुत गंदा देखते हो, और मैं, ये मेरा कमरा है, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, और ऐसा मतलब कुत्ता खानी मच जाती है, घर का मुखिया चला जाता है तो, है ना। अब उसमें फिर बात आती है कि खेत किसका, ये किसका, फिर चेक बैंक बैलेंस पे किसका अधिकार। तो फिर वो अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, भाई वकील वकील सब मिलके लीगल रिप्रेजेंट कागज तय करते हैं कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो कागज सारे दे के, डेथ सर्टिफिकेट दे के कि देखो ये हमारे बाबूजी हैं, पहचानते हो? बैंक को बोलेंगे हाँ ये भाई साहब आते थे हमारे यहाँ, हाँ ये मर चुके हैं, ये इनका डेथ सर्टिफिकेट, ये इनकी बजा के दिखाएंगे, देखो अस्थियां हैं, अभी ले जा रहा हूँ हरिद्वार, ये देखो आवाज आई, हाँ उन्हीं की है, और मैं उनका लड़का हूँ, ये देखो मेरा राशन कार्ड, ये देखो मैं उनका बेटा हूँ, ये देखो मुझे खिला रहे हैं, ये सुसु कराते हुए। तो सारा आप क्या करेंगे, मतलब वो बंदा क्या करेगा, अपना कहने का अर्थ है कि अपने डॉक्यूमेंट्स, पिताजी के डॉक्यूमेंट्स, ये प्रूफ कि मैं उनका बच्चा हूं, और ये प्रूफ कि मैं उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं, तीनों बच्चों में से मुझे अधिकार है कि इसका हिसाब मेरे हाथ खाते में हो। तो अगले महीने अगर वो मृत्यु के बाद वो सारा पैसा लेकर चले गया, तो 3 महीने बाद आपका चेक का पेमेंट होगा क्या? अरे आपकी चेक की पेमेंट को बैंक करेगा क्या? अरे कर पाएगा ही नहीं।
नहीं कर पाएगा ना। तो अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो भी नहीं होगा पेमेंट। फिर डेथ ऑफ कस्टमर 10 करने थे अपन को, मर गया, शहादत हो गई, डेथ हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास है ही नहीं देने को कुछ, इंसॉल्वेंट। या इंसैनिटी, इंसैनिटी समझते हैं? इंसैनिटी मतलब पगला। लिखो भाई। नहीं सर ऐसा मत बोलो, आप अमर हो ओ तेरी। किसी का सवाल है सर ऑम्बर्ट्स पर्सन कौन होता है? मेरे बड़े पापा के लड़के। अभी बताया ना। अच्छा आपने पहले पूछा था क्या? ओके। एक क्वेश्चन है एक लड़की का कि सर अगर डेली लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो कहाँ से कर सकते हैं? देखो आप लोग डेली लॉ की प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ज्ञान ले लो सैटरडे तक, संडे के बाद से आपको मैं रोज का काम दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ रिलैक्स होकर बैठो और जितना डिस्कशन कर रहे हैं, जितना बोर्ड पे लिख रहे हैं, बस सीखना, मतलब क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो 80% काम आपका हो गया। लिखना तो यूं है, ठीक है ना। वो मैं जिस दिन आपको सिखाना शुरू करूंगा ना तो आपको लगेगा कि यार इतना आसान था, हम ऐਵੇਂ ही घबरा रहे थे। भगवान कसम बहुत आसान है, भगवान कसम, कुछ है ही नहीं। अब बात आती है कि यार आपको बहुत सारे शब्दों में प्रॉब्लम है, आप गूगल इस्तेमाल करो। मोबाइल में अपन तमाम तरह की चीजें देखते हैं, तो शब्दों का अर्थ भी देखो आप। जैसे जब आप लॉ पढ़ रहे हो किसी वर्ड में फंस गए तो तुरंत गूगल खोला, टाइप किया, देखा, वहां पे लिख लिया। जैसे ही उसका अर्थ लिख लिया ना, पूरी लाइन समझ में आना शुरू हो जाती है। और 25 जगह है तो पूरा पैराग्राफ समझ में आता है। खुद से भी कुछ एफर्ट्स नहीं करोगे तो यार फिर दुनिया का कोई बंदा मदद नहीं कर पाएगा। माँ बाप जन्म दे सकते हैं, भाग्य तो नहीं लिख सकते, वो तो आपको ही बनाना है। बराबर है क्या? ठीक उसी प्रकार हम भी आपको सलाह दे सकते हैं, हम एग्जाम तो नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है? ओके। तो अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट, अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरे खाते में बैलेंस होगा क्या? अरे क्यों नहीं होगा? तो क्या होगा, खाते में तो बैलेंस है ना। अरे बहन, मैं इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? नहीं, गलत जवाब। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? मेरे पास कुछ नहीं है मतलब इंसॉल्वेंट हो। मेरे पास जितना कुछ है उससे मैं चुका नहीं सकता जितना कुछ चुकाना है, तो इंसॉल्वेंट होता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है तो इंसॉल्वेंट थोड़ी हो जाऊंगा। मेरे पास सच्ची कुछ नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हूं क्या? नहीं ना, भगवान कसम मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इंसॉल्वेंट हूं? नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपको सड़क में मिल जाएगा, कुछ मांग लेगा आपसे, उसके पास कुछ नहीं है, वो इंसॉल्वेंट नहीं है। जो बेघर हैं, जिसे आप बेगर भी कह देते हैं, भिखारी कह देते हैं, इंसॉल्वेंट थोड़ी है वो, खा पी रहे हैं बढ़िया अपना मस्त। इंसॉल्वेंट कौन? जिसे कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट इंसॉल्वेंट किसको डिक्लेयर करती है? जिसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए, एसेट्स से ज्यादा उसकी लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स से ज्यादा उसकी लाइबिलिटीज हैं, और उसकी कैपेसिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यहां से सुनो ना, उसकी कैपेसिटी नहीं है वो पैसे चुकाने की। वो पैसे चुकाने मतलब है तो सही उसके पास पैसे, लेकिन वो कर्ज चुकाने की कैपेसिटी नहीं है। मान लो मेरी एसेट्स हैं 5 लाख रुपए की और मुझ पे कर्ज है 25 लाख रुपए का। क्वेश्चन सिर्फ इतना, क्या मैं इंसॉल्वेंट हूं? यस और नो? नहीं हूं। कैसे हो गया मैं? 5 लाख की एसेट से कैसे 25 लाख चुकाओगे? अरे जबान में बात है हमारी। ये आएगा मेरे 3 लाख दो, बहन 3 लाख देना, मेरी जबान में बात है। 1 मिनट में पैसे निकाल के देखिए, मैंने बड़ी मदद की है, यहां से लेके इसको दे दिया, बहन 2 महीने बाद देता हूं, 2 महीने के लिए गया। बात समझ में आ रही है?
समझ में आ रही है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्तियों से ज्यादा कर्जे ले लेकर बैठे हैं, लेकिन इंसॉल्वेंट नहीं है वो, क्योंकि बाजार में उनका इतना है कि यार जब दुनिया पैसे मांगने आएगी ना, तो दूसरी दुनिया सेवा करने के लिए भी खड़ी है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी समय पर किसी की सेवा की थी, लेकिन अभी बेचारे का काम धंधा नहीं है, तो कर्जे ज्यादा बढ़ गए। लेकिन अभी जब ऐसा हो जाए ना कि भाई वो कर्ज मांगने आए और मुझे कोई दे भी नहीं रहा है, अब बोलेंगे कैपेसिटी नहीं है। क्लियर है? मेरे पास कर्ज मांगने आया, मैंने कहा देना है, कहते चलना है, ये चल निकल, मैं इसके पास आया, पिछली बार दिया था वही वापस नहीं दिया है, फिर से मांगने चप। तो ऐसे मेरे को भगा दे रहे हैं लोग, यानी कि अब मेरी क्षमता खत्म हो गई है। बराबर है? तो सिर्फ लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो जाना आपका इंसॉल्वेंसी का प्रतीक नहीं है। लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा है, प्लस पेइंग कैपेसिटी निल है। अब आप नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते, तो फिर आप खुद कोर्ट के पास चले जाते हो कि सरकार यार आप तो मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, इनके 25 लाख रुपए देने हैं, ये डंडे के ऊपर तेल लगा के ला रहे हो और जोर से घुमा, तो जुप आवाज आती है। दर्द उस समय नहीं होता सर, खून तो गर्म होता है, लेकिन जैसे ही बैठते हैं समझ आता है कि यार कुछ तो लाल हुआ है। तो तो सर, और फिर क्या है सर, ये लोग भी ना 3 दिन इंतजार करते हैं, अगले दिन नहीं मारते सर, 3 दिन बाद मारते जब वो ठीक हो जाता है। तो मैं तो, मुझे रोज मारा जा रहा है सर, ये देखो आप स्टंप बना दिए पीछे। तो 1 2 3। तो फिर अब कोर्ट बोलेगी अच्छा अच्छा यार चल तेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो फिर मेरे पास जो है वो ऑफिशियल रिसीवर उसको बेचेगा, कलेक्ट करेगा और क्या करेगा, पेमेंट करेगा पार्टीज में, पब्लिक में, जिन जिनका बाकी है। इतना तो आइडिया है? अरे हाँ या हाँ? अच्छा, अब सोचो कि मेरे खाते में 8 लाख रुपए पड़े थे, मेरे खाते में 8 लाख है, मान लो 50 लाख का कर्जदारी है, 8 लाख रुपए मेरे अकाउंट में। अब जैसे ही मुझे पता चलेगा कि यार अब तो मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा हूं, क्यों ना 8 लाख मेरे भाई को ट्रांसफर कर दूं मैं, तो मैंने भाई को तुरंत चेक लिखा। यस, वो पैसा निकाल के मैं भगूंगा कि नहीं भगूंगा? तो क्या बैंक भगने देगा क्या? इधर इधर कोर्ट में आदेश देगी कि इंसॉल्वेंट, और उधर से बैंक को बोलेगी इसके खाते रोक लो, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया इसका, तो क्या बैंक पेमेंट करेगी क्या? तो मेरे खाते में पैसा नहीं होगा। इंसॉल्वेंट शब्द सुनकर ऐसा मत समझो, इंसॉल्वेंट मतलब शाणा होता है बहुत। दुनिया से पैसे लेके सरकार के सामने शेड को है, मैं तो नंगा मुझे पैसे ही नहीं है, तो ऐसे ना, ऐसे बंदा। क्लियर है क्या ये डाउट क्लियर है? इंसॉल्वेंट के पास पैसा कहां से है? पैसे बड़े होते हैं, तो सरकार सील कर देती है ना? अरे यार सील से याद आया, डिक्री ऑर्डर, बस ये लास्ट है। इंसैनिटी मतलब पगला। मैंने आपको चेक दे दिया और मैं पगला गया, मैं पागल हो चुका हूं। तो अगर मैं पागल हो चुका हूं, तो मैं तो पागल हूं। लेकिन जब चेक लिखा तो ठीक था, जब साइन किया तब भी ठीक था, लेकिन बाद में पागल हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जब चेक प्रेजेंट करने गए, क्या बैंक को पता है पागल है? अगर बैंक को पता है कि मैं पागल हो चुका हूं, तो तुरंत मेरे खाते को लॉक कर देगी, क्योंकि पागल से कोई भी साइन करा के पैसे जो मर्जी निकलवा के ले जाएगा। मेरे को बोलेगा ले लॉलीपॉप, मैंने बोला कितने की अंकल? कि 2 लाख रुपए की। मैंने कहा वाह मजा आ गया। मैं चेक बुक निकाली, मैंने लिखा 2 लाख रुपए, 2 लाख ओनली। मेरे को मजे ही आ रहे हैं। मैंने कहा और ला के दो ना। उसने बोला कितनी चाहिए बेटा? मैंने कहा 5 चाहिए। कि 10 लाख का चेक और दो। मैंने कहा ओके 10 लाख रुपए। तो फिर वो बैंक क्या इसको पैसे बांटता रहेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पड़ा है ना, पगला तो बेचारा पगला होता है, सिर्फ दिल ही पगला नहीं होता, बंदा भी पगला होता है। अरे एनएसपी, चलो डिक्री ऑर्डर। अगर सोचो, अगर मान लो मैं किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में पाया गया, अपन न्यूज चैनल में देखते ना कि इतने करोड़ का स्कैम, इतने करोड़ का, तो इतने करोड़ों का स्कैम है। अगर मान लो मैंने बहुत करोड़ों का स्कैम किया और अगर मैं भागूंगा, तो मेरे पास इतनी सारी जमीनें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, ये सब बेचकर तो देश छोड़ के नहीं जा सकता। कोई एक चीज ले जा सकता हूं, तो बैंक से पैसा। अरे कोई एक चीज ले जा सकता हूं मैं तुरंत, तो बैंक से पैसा ट्रांसफर करके भाग सकता हूं, इसके अलावा तो और विदेश भागने का नहीं है। और जैसे ही मेरे पे ये फ्रॉड और ये सारे केस आरोप सिद्ध हो जाते हैं, कोर्ट तुरंत डिक्री आदेश देता है, कुर्की आदेश दे देता है कि इसके खाते को सील करो,
उसके खाते को सील कर लिया जाता है, तो फिर उसमें से एक भी अकाउंट नहीं। अब वो सील हो गया खाता और आप चेक लेकर गए तो बैंक क्या बोलेगा, यार इसका तो खाता ही सील है भाई, किसके पास आए हो तुम। क्लियर है क्या? तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। टाइम 11 बज गया। ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें बैंक आपको चेक की पेमेंट से मना कर दे। तो ये आपके 10 पॉइंट हो गया। किसी का कहना है अदानी दीक्षा एबिलिटी टू पे नहीं होना चाहिए, तभी वो इंसॉल्वेंट होता है। बहुत बढ़िया, एबिलिटी टू पे नहीं होना चाहिए। ड्यू डेट पर पे नहीं कर पाते अपनी लाइबिलिटी को, बहुत अच्छे। ज्यादा कम, एसेट्स कम होती है, लाइबिलिटी ज्यादा होती। देखो एसेट्स कम होती है, लाइबिलिटी ज्यादा होती है, ये तो बेसिक बात होनी ही चाहिए। क्योंकि जिसकी बहुत एसेट्स है, लाइबिलिटी कम है, तो उसकी तो एबिलिटी दिख ही रही है। लेकिन लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, तो यहां पे एक डाउट होता है कि एबल है कि नहीं है। फिर अगला सवाल आता है कि नहीं है एबल, तो इंसॉल्वेंट। एबल है भाई, अभी जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति सब कर्जों पे ही तो हैं यार, सब कर्जों पे है। अभी आपने सुना कौन बनेगा करोड़पति के पहले अमिताभ बच्चन जैसा शख्सियत भी बैंकरप्ट होने वाली थी। केबीसी ने उसको ठीक किया और वहां से पैसे बनने लगे, तो वापस से उठाए, नहीं तो पिक्चर डूब गई थी इनकी भी। इंसॉल्वेंसी, सोचो आप, अपन क्या ही चीज है। तो अपन तो बड़े खुश हैं, अपन बहुत खुशी जीवन जी रहे हैं। पैसा उतना होना चाहिए जिसमें मजा है, जिसमें बहुत मजा है, जिसमें एक्सट्रीम मजा है वो जरूरत नहीं है। क्योंकि एक्सट्रीम मजा में एक्सट्रीम मजा नहीं आता है, मजा आता है कम पैसे में। क्योंकि कम मतलब थोड़ा ज्यादा में आता है कि आप ना एक्सट्रीम के लिए लगे रहो, तो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल होता है, उसका अलग नशा है यार, उसमें मजा आता है। चलो, पर पैसा बहुत जरूरी है जीवन में। अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो आपके पास कोई दो चीज होनी चाहिए, या तो पैसा आपके पास अनाप शनाप हो, या फिर पावर आपके पास अनाप शनाप हो। दोनों में से कोई एक तो चाहिए। अब आप सीए कर रहे हो, पावर अपने पास नहीं क्योंकि राजनीति के गंदा गलियारा है। लेकिन अब आप सीए प्रोफेशन में आए हो तो आपके पास ये रास्ता पैसे वाला खुल जाएगा, क्योंकि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और अगर आप ईमानदार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो पैसा अनाप शनाप है, बहुत पैसा है। ईमानदार बने तो, बदमाश बने तो 2 साल पैसा है, उसके बाद 6 साल आप दिखोगे भी नहीं। फिर 6 साल बाद जब आप बाहर निकलोगे तो बहुत ईमानदारी में बहुत मजा है। चलो मैं मान के चलूं क्या ये ओके है? तो आज हमने दो चीजें सीखी हैं, एक ही सीखी है क्या? हाँ, आज हमने दो बातें देखी है। एक ये देखा है कि यार बैंकर कब कब चेक की पेमेंट से मना कर सकता है, एक। और दूसरा हमने इनक्वेट को डिटेल में वापस से पूरा देख लिया है, और अब इनक्वेट को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये कागज जो है, नोट्स हैं, ये नोट्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो मतलब प्रॉपर, जैसे अपन ने कुछ ये बात किया था ना, जैसे प्रोमिसरी नोट, तो इनके एग्जाम्पल वगैरह मॉड्यूल पूरा कवर किया है इसके अंदर। और आप इसको जाके गो थ्रू करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं साहब हमें मॉड्यूल ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मॉड्यूल रेफर करें, मॉड्यूल में कोई बुराई नहीं है स्टडी मटेरियल में। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से पढ़ लेना है तो ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट इजी कर दिया है, तो पढ़ने में इजी रहेगा, याद करने में इजी रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए, जय श्री कृष्ण। बाय बाय जी, बाय 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 बाय।